डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी आप लोगों ने पटवारी का पेपर दिया ही होगा और फिर आप सोच रहे होंगे कि लो फिर से आ गए दोबारा सामने। लेकिन क्या करें, 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आपकी तैयारी छूटनी नहीं चाहिए। इसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा और पढ़ाई पे लगना पड़ेगा। अच्छा, पटवारी के एग्ज़ाम को के खुमार से आपको बाहर निकलिए, है ना। और अब तैयार कीजिए आप फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड की जॉब बहुत शानदार जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है फॉरेस्ट गार्ड की। तो क्योंकि मेरे जानने वाले 2-3 लोग फॉरेस्ट गार्ड हैं तो वो बताते रहते हैं काफ़ी अच्छी जॉब है। तो आप उसकी बेहतरीन तैयारी कीजिए। मुझे विश्वास है कि अगर आप लगन से, मेहनत से, अगर दिन रात एक करके 15 दिन तक पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप जो है फॉरेस्टर बन सकते हैं, है ना। चलिए, मैंने आज एक चैप्टर तैयार किया है उत्तराखंड का, उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। तो इसको 2 भागों में हम पढ़ेंगे, थोड़ा आज थोड़ा कल। तो पढ़ लेते हैं इसको, देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहले इसका मैं टॉपिक ऊपर डाल देता हूं, है ना, जिससे नहीं तो बोलोगे पढ़ा क्या रहे हैं भैया। उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, मिट्टी के बारे में, मिट्टी, कृषि, ठीक है, पशुपालन एवं सिंचाई। यार ऊपर जाते जाते राइटिंग भी बड़ी गंदी हो जाती है। पशुपालन एवं सिंचाई, हाथ ऊपर करके ना राइटिंग खराब हो जाती है, राइटिंग पे नहीं जाएंगे थोड़ा। चलिए, अब इसमें क्या पहला प्रश्न है भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है पहले, बहुत पहले, ने देश की संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है। देश की संपूर्ण मृदा को, मृदा मतलब मिट्टी को, कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है। यह है 8 प्रकार। पूरे भारत के स्तर पे यदि आप देखेंगे तो 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। नाम भी उसमें हम लिख लेंगे, नाम लिख लीजिए। पहली जलोढ़, जलोढ़। दूसरी है लाल मिट्टी। तीसरी है काली मिट्टी। चौथी है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट चौथी। तो पांचवी मिट्टी है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी। फिर उसके बाद है छठी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी की अपनी विशेषता होती है। छठी है, यह है आपकी पिट व दलदली, पिट व दलदली, ठीक है। और लास्ट जो है 8वीं मृदा, 8वें नंबर की, वो है लवणीय एवं क्षारीय, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। देखिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 8 प्रकार की मृदा भारत के अंदर, पूरे भारत के सिनेरियो की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है अभी, है ना। भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यही प्रश्न पूछा गया था कि कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पिट व दलदली, लवणीय एवं क्षारीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि उत्तराखंड की मृदा, उत्तराखंड की मृदा किस प्रकार की है, किस प्रकार की है। तो यह है पर्वतीय एवं वनीय, पर्वतीय एवं वनीय मृदा, ठीक है। तो ये अविकसित होती है, अविकसित मतलब इसमें भी निर्माण हो ही रहा होता है, अविकसित है ये, अभी विकास हो रहा है इसका, अविकसित, ठीक है। आगे लिखेंगे उत्तराखंड की मृदा में किसकी कमी थी, किसकी कमी है। उत्तराखंड की मृदा में
किसकी कमी है? इसमें है चूना व फास्फोरस की कमी होती है, चूना व फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है ना। और जीवाश्म की इसमें अधिकता होती है, जीवाश्म की अधिकता। अच्छा, एक प्रश्न आता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, खाली बोल रहा हूं कि जीवाश्म की सर्वाधिक अधिकता कहां पाई जाती है? तो वो पाई जाती है शिवालिक श्रेणी में, ठीक है ना, शिवालिक में। तो यहां तक आप थोड़ा सा देख लीजिए, 8 प्रकार की मृदा ये है। उत्तराखंड में किस प्रकार की पाई जाती है? पर्वतीय एवं वनीय। और मृदा में कमी किस चीज की है? चूना और फास्फोरस की। और अधिकता किस चीज की है? जीवाश्म की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्य स्तर पर पाई जाने वाली मृदा, ये बहुत ज्यादा प्रकार की हैं। राज्य स्तर पर पाई जाने वाली मृदा, ये कई प्रकार की है, 15-16 प्रकार की हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि इसको लिख लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक फायदा मिलेगा, अभी पता चल जाएगा, है ना। पहली है तराई। तराई किसको बोलते हैं? तराई जो महीन कण होते हैं, जो नदियों द्वारा बहाकर ले जाया गया जो निक्षेप होता है, तो जो महीन कण होते हैं उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, तराई। दूसरा हो गया आपका भाबर। तराई से ऊपर की ओर भाबर, जहां मोटे पत्थर और इस तरह के कण रहते हैं, उसको बोलते हैं भाबर। तो ये तराई में तो कृषि की जा सकती है, लेकिन ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त, ठीक है। मतलब इसमें खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं इसके अंदर। फिर है चारागाही मृदा। चारागाही मृदा, चारागाह मतलब, है ना, समझ गए होंगे आप। चौथे नंबर पे आते हैं टर्शरी मृदा। टर्शरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्शरी मृदा कहां पाई जाती है? तो लिख लेंगे शिवालिक व दून घाटी में। शिवालिक व दून घाटी में। भैया पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना, पता चला सो गए पेपर में कि यार बे क्या था इसका, ये है ना। ध्यान रखिए कि टर्शरी मृदा उत्तराखंड में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? शिवालिक व दून घाटी में पाई जाती है। अगला है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स भी पाई जाती है। क्वार्ट्स जो पाई जाती है नैनीताल के भीमताल में पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नैनीताल के भीमताल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर पे है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मृदा, ये भी पाई जाती है भीमताल। ये पूछा जा सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, याद रखिए। फिर है दोमट मृदा, दोमट मिट्टी, ये उपजाऊ होती है दोमट मृदा। दोमट मृदा है शिवालिक के निचले भाग, शिवालिक के निचले भाग व दून घाटी, ठीक है। शिवालिक मतलब बाह्य हिमालय, मतलब सबसे बाहरी हिस्सा। 8वां है दोमट के बाद भूरी लाल पीली। भूरी लाल और पीली मृदा, ठीक है। ये मृदा पाई जाती है भूरी लाल पीली नैनीताल में, मसूरी में और चक्राता में। नैनीताल में, मसूरी में, और ये पाई जाती है चक्राता में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं मिटा दूंगा फिर, है ना, इसको 8 के बाद। आप इसको देख लीजिए एक बार जरा। ये इसके सामने जो मैंने लिखा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी सारी, ठीक है। ये पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे है लाल मिट्टी। नवी मिट्टी है
लाल मिट्टी। लाल मिट्टी पहाड़ों के ढाल व पर्वतों के किनारों पर पाई जाती है। पहाड़ों के ढाल व पर्वतों के किनारों पर पाई जाती है। 10वीं मिट्टी, 10वीं है वन की भूरी मिट्टी। वन की भूरी मिट्टी। 11वीं है लाल, इसके बाद आ गया भस्मी मिट्टी। भस्मी मिट्टी। फिर है 12वीं, ये है आपकी उच्च पर्वतीय छिछली मृदा। उच्चतम पर्वतीय मतलब बहुत ऊंचाई पर पाई जाने वाली छिछली मृदा। फिर है 13वें नंबर पे है उच्च मैदानी मृदा। उच्च मैदानी मृदा। ठीक है, इनके बारे में मुश्किल से ही कोई प्रश्न आएगा, मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा। उच्च मैदानी मृदा है ना। और फिर है उप पर्वतीय मृदा। उप पर्वतीय मृदा। अच्छा, ये पूछा जा सकता है उच्च मैदानी मृदा को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है एल्पाइन चारागाह। ठीक है ना। मैंने आपको ये सारी जो बताई है ना, ये एक एक इंपॉर्टेंट है, इनमें सब की सब एक बार देख लीजिएगा, है ना। ये उत्तराखंड के बारे में था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है? उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है? ठीक है जी, तो ये है 69.77%। ठीक है। पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार लिख लीजिए। पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार। जो पहाड़ों में कृषि भूमि पाई जाती है उसके प्रकार क्या है? पहला है तलाव। तलाव क्या है? सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था इसमें रहती है। सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है इसमें। दूसरा, तालाब के बाद है उपरांव। ठीक है, उपरांव में क्या है? यह है असिंचित भूमि। असिंचित भूमि मतलब सिंचाई के साधन यहां तक नहीं पहुंच पाते। तीसरे नंबर पर है इजरान। यह है वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व भूमि। वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व या पथरीली भूमि। ठीक है, ये देख लीजिए इसको। तालाव, उपरांव, इजरान पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार हैं ये 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें बढ़ते हैं। पर प्रश्न लिख लेते हैं इसमें। पर्वतीय क्षेत्र में गांव के समीप की भूमि। पर्वतीय क्षेत्र में गांव के समीप की भूमि क्या कहलाती है?
भूमि क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं घरैया। घर के पास है घरैया। ठीक है, फिर है गांव के मध्य की भूमि। गांव के मध्य की भूमि, इसको बोलते हैं मध्य, मतलब बीच में, मतलब बिचलैया, है ना, बिचलैया, ये होगी बिचलैया। उसके बाद आती है वनों से लगी वो भूमि। वनों से लगी भूमि, बुड़ैया। बुड़ैया, इसको तीनों को याद रखेंगे। घर, घर के पास में होगी, घर के पास तो घर, घर मतलब घरैया। बीच में होगी कहीं है ना, गांव के बीच में, तो बीच में होगी तो बिचलैया। वनों के पास लगी होगी तो बुड़ैया। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। आगे है खेती के प्रकार। खेती के प्रकार। देखिए आपका जो अगला पेपर है वो है फॉरेस्टर का। आपको वन और खेती के बारे में पता होना चाहिए। खेती के बारे में कम, वन के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। तो वनों के बारे में पूछा जाएगा। वनों का चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ना है। मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, जरूर देख लीजिएगा, है ना। पहली है समोच्च खेती। समोच्च खेती, समोच्च खेती, इसको कंठूर फार्मिंग भी कहा जाता है। कंठूर फार्मिंग भी कहते हैं। मतलब एक ही ऊंचाई पर, एक ही ऊंचाई पर अलग अलग दो बिंदु, अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंठूर कहते हैं। तो जो इस पे खेती की जाती है उसको कंठूर खेती कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है सीढ़ीदार खेती, जो कि आपने देखा होगा पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती, इस खेती में, इस खेती में आड़ी जुताई की जाती है। आड़ी जुताई की जाती है। ठीक है ना। और वो भी था इसमें एक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है हल्का सा, कि 15% का ढाल दिया जाता है, ऐसे भी कुछ था शायद, कि 15% का रहता है उसमें, कुछ ऐसा था कि 15% का ढाल दिया जाता है ना, वो इसमें ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसमें मिटा देते हैं इसको। ये बहुत बेसिक है, आपने ना कई बार पढ़ भी रखा होगा, आप इसको देख देख के भी याद कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वन वाला चैप्टर मैंने पूरा का पूरा किया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और वन वाले पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और जो आज वाला है इसको भी 2-3 बार देख लीजिएगा, तो आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर है तीसरा, स्थानांतरणशील। स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, इसको स्थानांतरणशील कृषि, इसको हम झूम खेती भी कह सकते हैं। झूम खेती, झूम खेती आपको अच्छे से पता है, सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है, और झूम खेती जनजातियां भी करती हैं। झूम खेती राजी जनजाति भी करती है। और झूम खेती क्या है कि कहीं पर पेड़ काट दिए और वहाँ पे साफ सफाई करके खेती की, तब तक खेती करते रहे जब तक वहाँ पे उपजाऊपन बना रहा। जैसे ही वहाँ का उपजाऊपन खत्म होता है या कम होता है, तो वहाँ से उस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं और नई जगह जा करके खेती करने लग जाते हैं। उसको झूम खेती या स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आता है रबी की फसल। रबी की फसल, देखिए इसके ऊपर प्रश्न बिल्कुल आ सकता है। इसकी जो बुआई होती है
बुआई और कटाई का समय, बुआई होती है अक्टूबर नवंबर और कटाई होती है, ठीक है जी, मार्च अप्रैल। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, है ना, और अलसी, और इसमें एक आ जाएगा आलू भी। ये जो है आपका रबी की फसल में आ जाएगा। दूसरा है खरीफ की फसल। इसमें जो बुआई है, ये बुआई है मई, मई में क्या, जून और जुलाई में होती है, जून जुलाई में, ठीक है। और जो कटाई करते हैं, ये कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक, इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा चावल, मंडुआ, झिंगोरा। ये पूछा जा सकता है, मंडुआ झिंगोरा कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा, ठीक है। झिंगोरा, मक्का, राजमा, मक्का, राजमा, बाजरा, है ना, आदि। इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसके अलावा एक जायद की फसल होती है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जायद है ना, जायद की फसल, जायद, इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, वो सारी फसलें आ जाती हैं जो इन दोनों की टाइमिंग के बीच में, मतलब जब ये काटी जाती है ना मार्च में, तो मार्च के बाद वो उनको बो दिया जाता है और जून तक उनको पूरा काट वाट के बेच दिया जाता है, तो वो जायद की फसल में आ जाता है सीधे सीधे, ठीक है ना। आप इसको ध्यान रख लेंगे, जायद की फसल, क्योंकि बचपन से आप लोग पढ़ते हुए तो आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि इसके बारे में आपको पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना, आप लोग सब होशियार हैं वैसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी कृषि की जाती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी कृषि होती है, मतलब किस पूरा क्षेत्रफल जो है उस क्षेत्रफल पर गेहूं की होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य की प्रमुख फसल, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, राज्य की प्रमुख फसल, या ये पूछा जा सकता है प्रथम क्रम की फसल बताइए, तो आएगा गेहूं, ठीक है। ये जो है 33% भाग पर गेहूं उगाया जाता है, प्रथम क्रम की फसल कह सकते हैं चाहे आप। गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है, पहले ये लिख लेते हैं, द्वितीय क्रम की फसल चावल है और तृतीय क्रम की फसल गन्ना है, ठीक है। इस चीज को देख लीजिए पहले तो आप, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें गढ़वाल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है, प्रश्न आएगा ना कि गढ़वाल में कि कुमाऊं में कहां पे ज्यादा कृषि की जाती है, तो गढ़वाल मंडल की अपेक्षा, ये नोट है, गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं में कृषि भूमि अधिक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल से अधिक गेहूं बोया जाता है, कुमाऊं
मंडल में, कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल से अधिक गेहूं बोया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें ये है प्रश्न अगला, सर्वाधिक गन्ना उत्पादित जिला, सर्वाधिक गन्ना उत्पादित जिला उधम सिंह नगर। फिर अगला प्रश्न है, दालों का 70% कहाँ पैदा होता है? दालों का 70% कहाँ होता है? कुमाऊं में। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादित सब्जी, उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादित सब्जी, ये है आपका आलू। ठीक है, इसको देख लीजिए पहले, फिर मैं मिटा देता हूं, है ना। दो तीन प्रश्न और रह गए हैं। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा देर का आपका वीडियो बनाया जाए कि आप बोर हुए, और आपको अच्छा लगना चाहिए वीडियो, और आपको जो है मज़ा आना चाहिए पढ़ने में थोड़ा सा। अच्छा, किसने मिर्च का, ये एक प्रश्न है, आपको आता भी होगा, किसने मिर्च का 6.6 मीटर, 6.6 फीट है, मीटर है, पता नहीं फीट है, का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया? ये मीटर नहीं होगा यार, ये फिट होगा, है ना, फिट। पौधा उगाया, क्या नाम था? किशनचंद जोशी, किशनचंद जोशी, मीटर ही है शायद, मीटर ही है ना। किशनचंद जोशी अल्मोड़ा, ये पूछा जा सकता है कहाँ के थे? अल्मोड़ा के थे। ठीक है, हाँ आगे लिखेंगे जल्दी जल्दी। लीची उत्पादन में प्रथम जिला, लीची उत्पादन में प्रथम जिला सबको पता है, देहरादून लीची के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा। और आगे बढ़ते हैं, सेब किस जिले में नहीं होता है? बाकी सब जिलों में होता है, किस में नहीं होता? सेब किस जिले में नहीं होता है? ये होता है ऊधम सिंह नगर में एक तो, और एक हरिद्वार, दो जगह पे, दो ही पूरे प्लेन एरिया हैं, दोनों में नहीं होता है ना। और मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, दिल्ली में जो है न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से, और पूरे भारत में हिमाचल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में बेलाडोना की खेती कहाँ शुरू की गई? उत्तराखंड में बेलाडोना की खेती, कब और कहाँ? 1903, और जवाब है कुमाऊं में शुरू हुई थी। लास्ट प्रश्न आपका, जिरेनियम से क्या बनता है? जिरेनियम से क्या बनता है? क्या बनता है? सुगंधित तेल बनता है, सुगंधित तेल, जिरेनियम से सुगंधित तेल बनता है। ये अफ्रीकी मूल का शाक है, शाकीय पौधा है ना, ये ध्यान रखेंगे। देखिए मैं बारीक से बारीक छोटा एक प्रश्न ले लेता हूं, और मैं चाहता हूं आपको जल्दी से जल्दी कम से कम समय में पढ़ा दूं, है ना। तो आप बहुत गहनता से वीडियो को देखिए, और जो है अपने वीडियो को देख करके अपने जहन में बैठा लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।